नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं दिन भर की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे दिलचस्प खबरें। आज की तारीख है 7 फरवरी 2025 और देश दुनिया में बहुत कुछ खास हो रहा है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम आपको एक एक खबर विस्तार से समझाएंगे ताकि आप हर बड़ी हलचल से पूरी तरह अपडेट रह सकें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। तो बिना वक्त गंवाए चलिए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। ओडिशा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया जिसने गलती से 17,70,000 रुपए प्राप्त कर लिए थे। अदालत ने माना कि इस मामले में कोई आपराधिक इरादा नहीं था और पैसे का हस्तांतरण अनजाने में हुआ था। अदालत ने यह भी कहा कि पैसे वापस करने के लिए संबंधित विभागों के बीच पहले से ही बातचीत चल रही है। यह निर्णय उन व्यक्तियों के लिए एक राहत के रूप में आता है जो बैंकिंग त्रुटियों या अन्य तकनीकी गड़बड़ियों के कारण अनजाने में बड़ी रकम प्राप्त कर लेते हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से पहले उचित जांच और तथ्यों का सत्यापन आवश्यक है। लेकिन क्या होता अगर ये पैसे वापस न किए जाते? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक विवादास्पद प्रस्ताव पेश किया है जिसमें गाजा पट्टी पर अमेरिकी अधिग्रहण और फिलिस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन में स्थानांतरित करने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश और जातीय सफाई के आरोपों को जन्म दिया है। आलोचकों का तर्क है कि यह योजना फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करती है और क्षेत्र में अस्थिरता को और बढ़ा सकती है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह प्रस्ताव गाजा में शांति और सुरक्षा लाने का एक प्रयास है और फिलिस्तीनियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगा। इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में गहन बहस होने की संभावना है। क्या यह प्रस्ताव लागू होगा या सिर्फ बयानबाजी रह जाएगी? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद का बजट सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है क्योंकि विपक्षी दलों ने महाकुंभ भगदड़ और अमेरिका से 104 अवैध प्रवासियों के निर्वासन पर चर्चा की मांग की है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने निर्वासन पर चर्चा की मांग करते हुए निचले सदन में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहा है और इन घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। सरकार का कहना है कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वह विपक्ष द्वारा उठाए गए आरोपों का भी जवाब देगी। क्या इस सत्र में सरकार जवाब देगी या फिर विपक्ष का हंगामा हावी रहेगा? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विदेशी गतिशीलता, सुविधा और कल्याण विधेयक 2024 प्रवासी श्रमिकों के लिए एक नया कानून। संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया है कि केंद्र विदेशी गतिशीलता, सुविधा और कल्याण विधेयक 2024 नामक एक नया कानून बनाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम ढांचा स्थापित करना है। यह विधेयक प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस विधेयक में प्रवासी श्रमिकों के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय और सहायता तंत्र प्रदान किए जाने की संभावना है। यह विधेयक भारत से विदेश जाने वाले श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा प्रदान कर सकता है। प्रवासी श्रमिकों को कितना फायदा मिलेगा? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण, कांग्रेस पर तीखा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष पर तीखा हमला किया और कांग्रेस पर अन्य सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के सहयोगी उन्हें छोड़ रहे हैं। मोदी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। मोदी के इस भाषण पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और सरकार पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। क्या विपक्ष इस आरोप का जवाब देगा? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर का लोकसभा में वक्तव्य। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने लोकसभा में भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक वक्तव्य दिया। उन्होंने पर्यटन, खेल और क्रिकेट जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति और संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को मजबूत करने और 2036 ओलंपिक के लिए भारत की आकांक्षाओं पर भी बात की। खेल और कूटनीति में भारत कितनी दूर जाएगा? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आर्थिक विकास और रोजगार सृजन मोदी सरकार की प्राथमिकता। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि मोदी सरकार की तीसरी अवधि में आर्थिक विकास को गति देना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। क्या सरकार अपने इस वादे को पूरा कर पाएगी? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भारत की सफलता की कहानी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सफलता की कहानी पर प्रकाश डाला। डिजिटल इंडिया की यह कहानी कितनी सफल होगी? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन संबंध, तनाव और सुलह के प्रयास। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारत चीन संबंधों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सीमा पर तनाव के कारण दोनों देशों के बीच संबंध गंभीर रूप से बाधित हुए हैं। क्या ये तनाव कभी खत्म होगा? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्वाड 4 लोकतंत्रों का एक साझा मंच। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने क्वाड के महत्व पर जोर दिया और कहा कि यह 4 लोकतंत्रों का एक समूह है जो सामान्य उद्देश्यों के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। क्या क्वाड दुनिया की राजनीति को नया मोड़ देगा? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ने हाल ही में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है और चैंपियंस ट्रॉफी टीम में अपनी जगह मजबूत की है। उन्होंने अपनी फॉर्म में वापसी की है और कई महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं। गिल को युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज माना जाता है और उनसे भविष्य में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। क्या गिल वाकई टीम इंडिया के लिए एक्स फैक्टर बन सकते हैं? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्रिकेट T20 विश्व कप 2024 की व्यापक कवरेज प्रदान कर रहा है, जिसमें विस्तृत आंकड़े, खिलाड़ी प्रोफाइल, अंक तालिका और ऐतिहासिक डेटा शामिल है। क्रिकेट लाइव कमेंट्री और मैच कवरेज भी प्रदान कर रहा है, जिससे प्रशंसकों को खेल का हर पल अनुभव करने का मौका मिल रहा है। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक अनिवार्य गंतव्य है जो खेल के बारे में नवीनतम समाचार, अपडेट और विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं। क्या इस बार कोई नया चैंपियन देखने को मिलेगा? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि वरुण चक्रवर्ती का चयन निश्चित रूप से चैंपियंस ट्रॉफी टीम के लिए विचाराधीन है, लेकिन यह पूरी तरह से उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। चक्रवर्ती एक प्रतिभाशाली स्पिन गेंदबाज हैं और उन्होंने हाल ही में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। अगर वह अपनी फॉर्म जारी रखते हैं तो वह चैंपियंस ट्रॉफी टीम में जगह बनाने के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। क्या चक्रवर्ती टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ मेला में पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और इसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर देश की समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की। इस आध्यात्मिक आयोजन में और क्या खास रहा? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में बदलाव किया है। रेपो दर में 0.25% की कटौती की गई है, जिससे बैंकों को कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा और उपभोक्ताओं के लिए ऋण सस्ता होगा। RBI का मानना है कि इससे निवेश और खपत को बढ़ावा मिलेगा। आपकी EMI पर इसका क्या असर होगा? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भविष्य के अन्वेषण मिशनों की घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने कहा है कि वह 2028 तक चंद्रमा पर एक और मिशन भेजेगा और 2030 तक मंगल ग्रह पर एक मानव रहित मिशन भेजने की योजना बना रहा है।
भारत अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या आईएसआरओ एक और बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहा है? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने सभी नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी है। इस नीति में स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने और स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आम आदमी को इससे कितना फायदा होगा? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और यूरोपीय संघ ने एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते से भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए यूरोपीय बाजारों में पहुंच आसान हो जाएगी और यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत में निवेश करना अधिक आकर्षक होगा। भारतीय व्यापारियों को इससे कितना फायदा होगा? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में स्टार्टअप्स की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि देखी जा रही है, जिससे रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, जिसमें वित्तीय सहायता, कर छूट और सलाह सेवाएं शामिल हैं। क्या भारत अगला स्टार्टअप हब बनने की ओर बढ़ रहा है? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के कई हिस्सों में शीतलहर चल रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।